मोहतरम सादा कराम और अज़ीज़ तलबा, पैक्ट फैसलाबाद की जानब से वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। ई सीरीज़ ईजी नोट्स कंप्यूटर साइंस की बुक राना बुक सेंटर, अल हसन बुक सेंटर और तारिक बुक सेंटर से बासानी दस्तयाब है। मोहतरम सादा कराम और अज़ीज़ तलबा, पैक्ट फैसलाबाद की जानब से वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम सी लैंग्वेज का 14वां लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की वजाहत बयान करेंगे। तो सफ़ा नंबर 84 पर अगर आप इजी नोट्स की बुक पर आएँ तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को वजाहत से बयान करें। तो अगर हम इफ़ स्टेटमेंट की बात करें, इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि पहले आप इफ़ लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में जो काम, जो स्टेटमेंट या जो मंसूब करदा हिदायत होती हैं उनके ऊपर अमल होता है। अब इफ़ स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली। अब नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है? नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में हम इफ़ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं और मंसूब करदा कोड जो होता है, जो कि शर्त दुरुस्त होने की सूरत में जिस पर अमल होना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम दोबारा एक और इफ़ स्टेटमेंट लिख देते हैं। यानी कि इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन के बाद जहाँ पर मंसूब शुदा कोई इंस्ट्रक्शन या हिदायत आनी चाहिए उसमें हम एक और इफ़ स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये इफ़ स्टेटमेंट हम बेमकसद नहीं लिखते, हमें बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जिसमें हमें एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो ऐसी सूरत में इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट जो है वो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहलाएगी। नेस्ट आपको पता है अज़ीज़ तलबा के घोंसले को कहते हैं, घोंसले में तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया जाता है। इसी तरह इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट और अगर ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर और एक इफ़ स्टेटमेंट ली जा सकती है। तो ऐसी सूरत हाल को हम नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर कहते हैं, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं या नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो आप अपने बुक के सफ़ा नंबर 84 पर दोबारा गौर करें। इसमें लिखा है कि अगर हम इफ़ एल्स के ढांचे को गौर से देखते हैं तो क्या होता है, उसमें इफ़ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं और उसके साथ एक कोड मंसूब कर देते हैं। अगर कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो फिर हम एल्स वाले पोर्शन में आते हैं और उसके साथ एक और हिदायत या इंस्ट्रक्शन मंसूब कर देते हैं। तो इफ़ या एल्स स्टेटमेंट से मंसूब करदा कोड स्टेटमेंट्स का कोई सेट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सी लैंग्वेज के अतबार से दुरुस्त हो। इसका मतलब ये है कि अगर इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट में एक ब्लॉक के अंदर हम मज़ीद स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि अंदर वाली इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम मज़ीद और इफ़ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं और ये काम हम जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं। तो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास ये 4 किस्म के नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं। इनको आइए गौर से देखते हैं। पहला नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है ये हमें बताता है कि आपने इफ़ स्टेटमेंट लिखनी है, फिर कंडीशन देनी है और अगर कंडीशन दुरुस्त हो तो फिर आगे आपने एक और इफ़ स्टेटमेंट देनी है और कंडीशन नंबर 2 दे देनी है। पहले आपने पहली कंडीशन दी थी, यहाँ पर आपने दूसरी कंडीशन दे देनी है। यानी एक मरहला तय होने के बाद, एक कंडीशन दुरुस्त होने के बाद एक और कंडीशन का सामना करें और उसमें आप अपना जो मंसूब शुदा कोड है कंडीशन नंबर 2 दुरुस्त होने की सूरत में वो मेंशन करना है। उसके बाद आपने एल्स लिखना है और एल्स के साथ जो कोड मंसूब शुदा है उसको लिखना है। ये पहला स्ट्रक्चर था नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इसी तरह एक दूसरा इसका स्ट्रक्चर भी बनता है। इसमें आपने इफ़ लिखना है, कंडीशन देनी है और अगर कंडीशन दुरुस्त हो तो पहले की तरह एक और इफ़ कंडीशन देंगे और उसके दुरुस्त होने की सूरत में उसके साथ मंसूब शुदा कोड पर अमल होगा। और अगर पहली कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो एल्स हम लिखेंगे और एल्स के बाद हम एक और इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं और उसके साथ कोई हिदायत या स्टेटमेंट या कोड मंसूब कर सकते हैं। तो ये बात हो गई दूसरे स्ट्रक्चर की। अब हम तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने इफ़ कंडीशन देनी है और अगर कंडीशन दुरुस्त हो तो एक और इफ़ कंडीशन देनी है और वो भी दुरुस्त हो जाए तो इसके साथ मंसूब शुदा कोड के ऊपर अमल हो जाएगा। अगर दूसरे वाली कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो एल्स लिखकर दूसरे वाली कंडीशन, याद रखें, अगर दूसरी कंडीशन दुरुस्त नहीं हो रही तो एल्स लिखकर हम एक और हिदायत का सेट या एक और कोड मंसूब कर देंगे दूसरी कंडीशन दुरुस्त ना होने की सूरत में।
इसके बाद फिर एक एल्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब पहली कंडीशन आपने ली और वो पहली दुरुस्त ना हुई तो हम दूसरे वाले एल्स में आ जाएंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। इसमें दूसरे वाले एल्स में एक और इफ़ कंडीशन भी दी जा सकती है। तो ये था स्ट्रक्चर नंबर 3। इसी तरह स्ट्रक्चर नंबर 4 में भी आपने कंडीशन लगानी है। कंडीशन दुरुस्त है तो एसोसिएटेड कोड, नहीं तो दूसरा एसोसिएटेड कोड, नहीं यानी एल्स तो फिर आपने कंडीशन नंबर 3 लगानी है। वो दुरुस्त होगी तो उसका एसोसिएटेड कोड, नहीं तो इसका जो एल्स बनेगा उसका एसोसिएटेड कोड। तो ये स्ट्रक्चर जो है इनको देखकर परेशान नहीं होना। जब आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। तो इधर आपको बताना ये मकसूद है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा दें तो वो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट बन जाएगी। तो अब सफ़ा नंबर 85 पर आए हैं। मिसाल की मदद से नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अजीज़ तलबा, आप देखते हैं कि आपके घरों में बिजली के बिल आते हैं, बिजली का सुई गैस का बिल आता है। तो उस बिल में मुख्तलिफ़ फार्मूले लगाए होते हैं, उन फार्मूलों के तहत हमने चलना होता है। अब गवर्नमेंट ये तसव्वुर करती है कि जो लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका बिल भी ज़्यादा आना चाहिए, जो लोग कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनका बिल भी कम होना चाहिए। तो इस फार्मूले के तहत आप ये देखें कि ये एक फार्मूला दिया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर इस्तेमाल शुदा यूनिट्स, क्योंकि बिजली का बिल यूनिट्स के हिसाब से आता है, अगर इस्तेमाल शुदा यूनिट्स 200 से कम हैं तो फ़ी यूनिट प्राइस जो होनी चाहिए वो 12 रुपये होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन, यानी ये पहली कंडीशन थी कि यूनिट्स अगर 200 से कम हैं तो बिजली की प्राइस 12 रुपये फ़ी यूनिट होनी चाहिए। और अगर यूनिट्स जो हैं इस्तेमाल शुदा यूनिट्स, किसकी बात हो रही है? बिजली इस्तेमाल करने की। अगर बिजली इस्तेमाल करने में यूनिट्स और 400 से कम है तो फिर बिजली की कीमत क्या रखी गई? 15 रुपये फ़ी यूनिट। और अगर यूनिट्स जो सर्फ शुदा या इस्तेमाल शुदा यूनिट्स हैं वो 400 से ज़्यादा हैं तो बिजली की कीमत क्या रखी गई? 20 रुपये यूनिट। तो इसमें आप ख़ुद बताएं कि इसमें सिर्फ एक इफ़ स्टेटमेंट पे तो गुजारा नहीं होगा ना, इसमें नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी। तो ये जो एक जदूल या टेबल बना हुआ था ये था घरेलू सार्फिन के लिए, यानी घरों में जो बिजली का बिल आता है। इसी तरह जो कमर्शियल सार्फिन है, यानी जो दुकानें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें हैं, उनके लिए गवर्नमेंट का बिजली का रेट मुख्तलिफ होता है और वो घरेलू सार्फिन से ज़रा ज़्यादा होता है। तो जब आप कमर्शियल सार्फिन की बात कर रहे हैं तो इसमें ये देखें, यूनिट्स अगर 200 से कम कोई फैक्ट्री या कोई दुकान या कोई मिल इस्तेमाल करती है तो उसको बिल आ रहा है 15 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब। और अगर वो 200 से ज़्यादा और 400 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो उनको बिल आ रहा है 20 रुपये यूनिट के हिसाब से। और अगर वो 400 से ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको बिल आएगा 24 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से। तो अजीज़ तलबा, इसमें बताएं कि इसमें भी 3 हमें शराइत देनी है। तो हमें 3 दफ़ा इफ़ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, 3 दफ़ा या 2 दफ़ा इफ़ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हमारा गुजारा नहीं होगा। तो 2 दफ़ा इफ़ स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहेंगे। तो अब हम चलते हैं एक प्रोग्राम की तरफ जिसमें सफ़ा नंबर 85 के मुताबिक बताए हुए यूनिट्स रेट्स के ऊपर अमल दरामद करते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाना है। तो ये देख लें आप, ये एक प्रोग्राम है जिसमें आपने ये बताना है कि यूनिट्स अगर 200 से कम है, घरेलू सार्फ है, तो उसकी प्राइस 12 रुपये होगी। और अगर वो कमर्शियल है यानी दुकानदार है या मिल ऑनर है या फैक्ट्री चला रहा है तो 200 से कम यूनिट की प्राइस 15 रुपये होगी। तो आइए चलते हैं सी लैंग्वेज की तरफ जिसमें हम इस प्रोग्राम को अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सी लैंग्वेज में आते हैं और हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। कितने वेरिएबल्स ले लें? हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं। इंटीजर नंबर 1 ले लेते हैं यूनिट्स, और दूसरा हम ले लेते हैं यूनिट की प्राइस, ये यानी बिजली फ़ी यूनिट किस कीमत पर मिल रही है, यूनिट प्राइस। और दूसरा हम ले लेते हैं कि बिल बनेगा कितना। ये 3 हमने क्या ले लिए? वेरिएबल ले लिए। अब हमने क्या करना है? अब हमें एक और वेरिएबल चाहिए जो कि यूज़र की टाइप बताएगा कि यूज़र किस तरह का है, क्या ये कमर्शियल यूज़र है या ये घरेलू यूज़र है। तो इसके लिए हम करैक्टर ले लेते हैं, यूज़र टाइप करैक्टर, यूज़र अंडरस्कोर टाइप, यानी एक और वेरिएबल ले लिया जिसकी टाइप क्या है? करैक्टर है। इसके बाद हम एक पैगाम देते हैं प्रिंट एफ, प्लीज़ एंटर एच फॉर होम यूज़र एंड सी फॉर कमर्शियल यूज़र। हमें पहले से निशानदेही हो जाए कि हम जिस मीटर का बिल बनाने जा रहे हैं
क्या वो घरेलू है या वो कारोबारी है। तो इधर हमने एक मैसेज छोड़ दिया कि अगर तो घरेलू मीटर लगा हुआ है तो एच प्रेस कर दें, और अगर कमर्शियल मीटर लगा हुआ है तो सी प्रेस कर। तो इसको हम स्कैन एफ के ज़रिए से हमने कीमत लेनी भी तो है ना। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर करैक्टर के लिए सी होता है, और कीमत कहाँ से ले ये, और कीमत किसके एड्रेस पे छोड़ दे? ये यूज़र टाइप पे छोड़ दे, एंड यूज़र टाइप। तो ये पहली दो लाइनें जो हैं, ये वाली और ये वाली, ये दो लाइनें क्या फ़ैसला करती हैं, क्या पैगाम देती हैं कि आपने घरेलू इस्तेमाल के लिए अगर बिजली का बिल मालूम करना है तो एच, और अगर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मालूम करना है तो क्या प्रेस कर दें? सी प्रेस कर दें। इसके बाद हमने एक और चीज़ डिसाइड करनी है। प्रिंट एफ क्या चीज़ डिसाइड करनी है कि कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई। प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स यूज्ड। ये हमने मैसेज देना है कि कितने यूनिट्स बिजली इस्तेमाल हुई, और ये कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई ये स्कैन एफ की वजह से किस में, क्या ख्याल बच्चों आपका, ये यूनिट्स में जानी चाहिए कि कितने यूनिट्स यूज़ हुए, ये यूनिट्स में चली गई। अब हम लगाएंगे इफ़ स्टेटमेंट। अब हम फैसला करेंगे कि क्या मीटर जो है वो घरेलू इस्तेमाल में है या कमर्शियल इस्तेमाल में है। तो अब हम फैसला करेंगे कि यूनिट्स कितने इस्तेमाल किए हैं, 200 से ज़्यादा या कम, और उसके बाद ये देखना है कि वो इस्तेमाल शुदा यूनिट जो है घरेलू इस्तेमाल में है या कारोबार इस्तेमाल में है। तो सबसे पहले हमने जो शर्त लगानी है, हमने ये शर्त लगानी है इफ़ यूनिट्स लेस दैन इक्वल टू कितने, 200। अगर ये बात दुरुस्त है तो हमें फिर एक और इफ़ स्टेटमेंट का सामना करना पड़ेगा जिसको हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहेंगे। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर हमने ये भी तो चेक करना है कि मीटर किधर लगा हुआ है, घर में लगा हुआ है या दुकान पे लगा हुआ है, ये भी तो हमने चेक करना है। फिर हमने ये देखना है कि इफ़ यूज़र टाइप, कि यूज़र टाइप जो है वो कौन है, वो घर वाला है, घर के लिए क्योंकि हमने एच एंटर किया। अगर तो यूज़र टाइप घर वाला है तो फिर हमने क्या करना है, फिर यूनिट प्राइस हमारी कितनी होगी, यूनिट प्राइस जैसा कि सफ़ा नंबर 85 पे दिया हुआ है, फिर यूनिट प्राइस कितनी होगी, फिर यूनिट प्राइस गालबन 12 रुपये दी हुई है, फिर यूनिट प्राइस 12 रुपये होगी। ठीक हो गया। नहीं तो एल्सिफ, नहीं तो यूनिट प्राइस क्या होगी, यानी कि अगर वो घरेलू नहीं है, अगर मीटर घर में नहीं लगा हुआ तो ज़ाहिर है वो फिर दुकान पे लगा होगा या किसी मिल फैक्ट्री में लगा होगा। तो अगर घर में नहीं लगा हुआ, एल्सिफ यानी नहीं तो अगर यूज़र टाइप जो है वो कौन है, कमर्शियल है, यूज़र टाइप क्या है, कमर्शियल है, तो फिर यूनिट प्राइस कितना होगा, फिर यूनिट प्राइस होगी यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, फिर ज़ाहिर है कमर्शियल पे गवर्नमेंट का रेट ज़्यादा होता है तो फिर होगी 15 रुपये। यूनिट प्राइस कितनी होगी, 15 रुपये।
अब हमने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, रन करने के लिए आपको बताया हुआ कंट्रोल F9। ये देखें मैसेज आया, एंटर H फॉर होम यूज़र एंड C फॉर कमर्शियल यूज़र। तो होम यूज़र के लिए मैंने क्या प्रेस करना है, H। मैंने प्रिंट एफ में जैसे कि आपको बताया था, पहले ही मैसेज दिया था कि होम यूज़र के लिए H, मैंने H प्रेस किया। उसके बाद वो पूछेगा कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स जितने यूज़ हुए हैं वो बताएं, एंटर नंबर ऑफ़ यूनिट्स यूज़। तो मैंने बता दिए जी 105। लें जी, बिल आ गया 1260 रुपये होम यूज़र के लिए। इसी तरह मैं दोबारा प्रोग्राम को चलाता हूं और मैं कमर्शियल यूज़र में आ जाता हूं। एंटर H फॉर होम यूज़र एंड C फॉर कमर्शियल यूज़र। मैं C प्रेस करता हूं, C प्रेस किया। उन्होंने कहा एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स यूज्ड, तो मैं दोबारा 105 कर देता हूं और 1575 रुपये एट द रेट ऑफ 15 रुपये पर यूनिट, यानी कि 15 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से हमारे पास बिल बन गया 1575 रुपये। तो इसी तरह आप ये प्रोग्राम बनाएं, इसको चलाएं, चला कर देखें, तो आपको सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आगाही हासिल होगी। तो मैं बार बार अपने वीडियो लेक्चर्स में आपसे यही ताकीद करता हूं कि ये जो आपका 10th का सिलेबस है, इसमें सी लैंग्वेज के इंतहाई ज़्यादा प्रोग्राम दिए हुए हैं। इनको आप 1 बाय 1 करें और इनको समझने की कोशिश करें ताकि आप मैट्रिक के बाद एक प्रोग्रामर बनकर निकलें। तो ये था हमारा तीसरे चैप्टर का चौथा लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।